हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 अभी नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को प्राप्त है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। यानी यदि भविष्य में आवश्यकता हो तो संसद सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त अधिकार दे सकती है। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, आदेश और निर्णय सामान्यतः अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का, अधीनस्थ न्यायालय, संसद या फिर निर्वाचन आयोग का? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और इसके पास अधीनस्थ न्यायालयों पर निरीक्षण एवं नियंत्रण से जुड़े न्यायिक अधिकार होते हैं, लेकिन यह संसद, केंद्रीय मंत्रिमंडल या निर्वाचन आयोग का निरीक्षण नहीं करता। भारत में न्यायपालिका है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्वतंत्र। तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री न्यायालय के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका का काम संविधान की रक्षा करना, कानून की व्याख्या करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। और इसी कारण भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या व्यवहारिक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एकीकृत। दोस्तों, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एक ही न्यायालय व्यवस्था का हिस्सा है। और अमेरिका की तरह भारत में अलग अलग संघीय और राज्य न्यायालय प्रणाली नहीं है, इसलिए भारत की न्यायपालिका एकीकृत कहलाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी विवादों का निर्णय केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। संविधान का अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी संदेह और विवादों का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यदि संविधान के किसी अनुच्छेद का अर्थ स्पष्ट करना हो या किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर निर्णय देना हो,
तो अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही देता है और इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? न्याय मंत्री से, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय से। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सलाह चाहिए तो वे सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं और इसे राष्ट्रपति का परामर्शाधिकार कहा जाता है। और ध्यान रखें, महान्यायवादी सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का औपचारिक परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से लिया जाता है। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। दोस्तों, मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति देता है। इसलिए यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय या फिर लोकसभा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी, उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विरुद्ध बने किसी कानून या सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसलिए न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रमुख अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है। परीक्षा में ध्यान रखें, यद्यपि उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन जब प्रश्न एक वचन में पूछा जाता है किसी अधिकार है तो उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है और अभिलेख न्यायालय का अर्थ है इसके निर्णय और अभिलेख स्थायी प्रमाण माने जाते हैं। यह न्यायालय की अवमानना करने वाले को दंड देने की शक्ति भी रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, इंदु मल्होत्रा। दोस्तों, इंदु मल्होत्रा भारत की पहली महिला वकील थी जिन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें 27 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश पहले उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी थीं, लेकिन इंदु मल्होत्रा पहली थीं जिन्हें सीधे बाहर से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, राइट आंसर डी है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि किसी राज्य का कानून संविधान के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है, इसलिए इसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, पी एन भगपति।
दोस्तों, लोकहित याचिका की शुरुआत भारत में न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति वीआर कृष्णा अय्यर के प्रयासों से हुई। जब पीआईएल व्यवस्था को बढ़ावा मिला, उस समय पीएन भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने गरीब, मजदूर, कैदी और कमजोर वर्गों को भी न्याय दिलाने के लिए पीआईएल की व्यवस्था को लोकप्रिय बनाया था। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, या फिर केवल यूके में है? राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी, भारत और यूएसए में है। दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों में है। इसका अर्थ है कि न्यायालय संविधान के विरुद्ध बने कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष का। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना चाहिए और संविधान का अनुच्छेद 124 का खंड 3 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता बताता है। मुख्य योग्यताएं हैं कि कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात विधिवेत्ता हो। निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 2 अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद का मामला सीधे उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया जा सकता। ऐसे विवादों की सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है और अनुच्छेद 131 के अनुसार केंद्र और राज्यों का राज्यों के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र होता है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों में, या फिर किसी में भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, उपर्युक्त दोनों में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में। जनहित याचिका को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में दायर किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल की जा सकती है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल की जा सकती है। और पीआईएल का उद्देश्य गरीब, कमजोर और ऐसे लोगों को न्याय दिलाना है जो स्वयं न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय जांच करके राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। और संविधान का अनुच्छेद 317 बताता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जांच करा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किसके अधीन आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, मौलिक क्षेत्राधिकार। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद का मामला सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे विवादों की सुनवाई का अधिकार देता है और इसमें शामिल हैं केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। परमादेश एक प्रकार की रिट है जिसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इसे किसी लोक अधिकारी या सरकारी संस्था को अपना कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश देने के लिए जारी करता है। जैसे यदि कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी अपना कानूनी कार्य नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसे कार्य करने का आदेश दे सकता है। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, उत्प्रेरण रिट। उत्प्रेरण रिट का अर्थ है किसी निचली अदालत या न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के गलत आदेश या निर्णय को रद्द करना। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या कानून के विरुद्ध कोई आदेश देता है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, महाभियोग। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। यदि किसी न्यायाधीश पर कदाचार या असमर्थता सिद्ध हो जाती है तो संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। और अनुच्छेद 124 के खंड 4 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, केशवानंद बनाम केरल राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन केशवानंद भारती बाद बनाम केरल राज्य मामले में किया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 132 में है, लेकिन उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और जिसका प्रावधान अनुच्छेद 134 ए में दिया गया है। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन सी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। केंद्र और राज्य के बीच विवादों का समाधान करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद की सीधे सुनवाई कर सकता है। इसे मूल अधिकार क्षेत्र कहते हैं क्योंकि मामला पहली बार सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी पहल से सलाह नहीं देता। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगते हैं तभी सर्वोच्च न्यायालय अपना परामर्श देता है और इसे सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी
क्षेत्राधिकार कहते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी और इस अधिनियम के अनुसार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रह चुका हो। इसलिए अध्यक्ष पद के लिए सेवारत न्यायाधीश नहीं बल्कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति योग्य होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में प्रतिपादित किया और इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति सीधे नहीं हटा सकते हैं। न्यायाधीश को हटाने के लिए पहले संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है और इसके बाद संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वीडियो की पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।